आज हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के एग्जाम के पीवाईक्यूज के एपिसोड नंबर 2 की। बेसिकली इसमें हम 2022 के सेकंड ऐसे जो कि हमारा था व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर, यानी कि हम जो है वो युद्ध को रोकने के लिए कौन से अभिप्राय कर सकते हैं उसके ऊपर ऐसे देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर अटेंड करिएगा, वरना थोड़े बहुत चीजें देखने से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो हम अपने इंट्रोडक्शन को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम अपने इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर थर्ड या फिर बोल सकते हो कि वॉर के ऊपर अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे, उसको हम कोट करके इस ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि आई नो नॉट विद व्हाट वेपन वर्ल्ड वॉर थर्ड विल बी फॉट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर थर्ड है वो किन तरीके के हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि बट वर्ल्ड वॉर फोर, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर फोर होगा वो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि विल बी फॉट विद द स्टिक एंड द स्टोन, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड वॉर फोर होगा वो जरूर जो हमारा स्टिक यानी कि डंडे और स्टोन से जो है वो लड़ा जाएगा। इनका कहने का मतलब इसलिए ये था क्योंकि जो लड़ाइयां लड़ी जाती है उनमें काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो उनको इन्होंने टारगेट करते हुए ये जो बात है वो कही थी। अब मैं बात करूंगा अपने बॉडी की, बेसिकली हमारा ऐसे जो है वो क्या होना चाहिए। जब भी ऐसे पॉइंट हमें मिलते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं। तो वॉर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनेशनल वायलेंस। क्या होते हैं कि जो हम लड़ाई बोलते हैं वो लड़ाई हम किसे कहते हैं उसको बेसिकली देखने वाले हैं। तो वॉर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनेशनल वायलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लार्ज बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेंड फॉर द पर्पस ऑफ द नेशनल लेवल। अब क्या है कि कई बार जब बहुत बड़ी भीड़ या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास जो ट्रेंड होता है उसका कोई एक मकसद होता है और वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल वायलेंस क्रिएट करता है, उसी चीज को हम वॉर बोलते हैं, उसी चीज को हम युद्ध बोलते हैं। सम वॉर आर फॉट इंटरनेशनली, कुछ जो हमारे युद्ध हैं वो इंटरनेशनली लड़े जाते हैं। इंटरनेशनली का मतलब क्या हुआ कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ जो है वो युद्ध लड़ रहा होता है। किस तरीके से लड़ता है, तो बिटवीन राइपर पॉलिटिकल फिक्शन, वो एक राजनीतिक मतभेद के कारण जो है वो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो है वो लड़ाई लड़ रहा होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो अदर आर, जो दूसरे हमारे लड़ाइयां होती हैं, तो अदर आर फॉट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी। जो हमारी दूसरी लड़ाई होती है वो हमारे एक्सटर्नल एनिमी के खिलाफ होती है, बेसिकली जो हमारा दुश्मन देश होता है उसके खिलाफ, यानी कि हम अपने दुश्मन को दूर रखने के लिए जब कोई लड़ाई लड़ते हैं उसे भी हम युद्ध ही बोलते हैं। वॉर हैव बीन फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन, कई बार जो हमारे वॉर हैं वो धर्म के नाम पर भी लड़े जाते हैं। इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, यानी कि हम सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी कई बार जो युद्ध है वो लड़ते हैं। और कई बार जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा था वो किस पे था, तो अक्वायर टू द टेरिटरी, यानी कि जो हमारी रिसोर्सेस हैं, जो हमारी टेरिटरी है उसको अक्वायर करने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, एक देश जो है वो दूसरे देश पर अटैक करता है और युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। इसका जो अदर पॉइंट है वो ये है पॉलिटिकल एम ऑफ द प्रेशर स्टेट लीडरशिप। मतलब क्या होता है कि कई बार आपने अमेरिका के बारे में ऐसा सुना होगा कि अमेरिका क्या करता है कि अपने आप को, या फिर अमेरिका चाइना को कहता है कि चाइना अपने आप को सुपर पावर करना चाहता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो कंट्री अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहती है वो बेसिकली क्या करती है कि जो उसके पास के छोटे छोटे राज्य होते हैं उन पे वो प्रेशर डालती है, उनको कहीं ना कहीं अपने से नीचा समझती है, उनको कमजोर समझती है, दबाती है। तो इस तरीके से भी कई बार युद्ध जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो कि हमारा है वॉर इज इन इटसेल्फ अ डिसएडवांटेज टू द सोसाइटी। जो हमारी लड़ाइयां होती है, जो हम लड़ाई लड़ते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सोसाइटी के लिए वो खुद ही एक डिसएडवांटेज होते हैं। हमारे सोसाइटी का मतलब यह है कि जिस कंट्री में लड़ाई हो रही होती है, जिस जगह पर लड़ाई हो रही होती है, जो वॉर होते हैं उन पूरे सोसाइटी के लोगों के लिए या फिर उन पूरी कंट्री के लिए एक डिसएडवांटेज होता है, मतलब कि उनसे कोई भी फायदा जो है वो नहीं निकलता है। इट इज नॉट ओनली इज अ कॉस्टली अफेयर बट लीव एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट ऑन एनी नेशन। कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ महंगा ही नहीं होता, मतलब कॉस्टली का मतलब ये नहीं कि हमें कोई पे करना होता है। बेसिकली क्या है कि जब कोई लड़ाई होती है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, ठीक है। तो ये नुकसान जो है वो सिर्फ नुकसान ही नहीं होता बल्कि इसका जो एवरलास्टिंग इंपैक्ट है वो भी दोनों देशों पर पड़ता है, या फिर उनसे जुड़े जितने भी देश हैं उन पे भी इनका जो प्रभाव है वो काफी लंबे समय तक पड़ता है। हु आर पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो इसके पार्ट है, एंड इज द मोस्ट केसेस ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड कैन नेवर ओवरकम द after effect of slips behind on their
माइंड। कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि जब लड़ाई हो रही होती है तो दोनों देशों पर एक बहुत भारी नुकसान तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में उनके साथ जो लोग जुड़े हैं या फिर जो लोग उसमें प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और कई बार तो ऐसा आता है कि लोग जो हैं वो इस लड़ाई से बाहर आ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कई अपने जो हैं वो इस लड़ाई में खो दिए होते हैं। कई लोगों की जो डेथ है वो हो गई होती है जिससे वे ओवरकम नहीं कर पाते। तो ये हमारी जो वॉर होती है उसकी डिसएडवांटेज होती है, जो कि पूरे सोसाइटी या फिर पूरे राष्ट्र को एक साथ देखनी पड़ती है। The death casualties where people are wounded by the bullets, landmines, rocket launchers, hydrogen chemicals and nuclear weapon and etc. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी कैजुअलिटी होती है वो भी हमें कई बार देखने को मिलती है। कई बार हमें डेथ भी यानी कि मृत्यु तक का भी सामना करना पड़ जाता है जब कभी लड़ाई होती है। कैजुअलिटीज लाइक हम बोल सकते हैं जैसे किसी को गोली लग गई, ठीक है, तो कोई बुलेट से कैजुअलिटीज उसकी हो गई, या फिर लैंड माइन से कई बार क्या होते हैं लोगों के पैर कट जाते हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं, कई बार रॉकेट लॉन्चर से नुकसान हो जाता है, कई बार हाइड्रोजन या फिर केमिकल या फिर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करने से भी लोगों का जो है वो खतरा हो जाती है या फिर उनको कैजुअलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को इन वार से क्या होती है बेसिकली नुकसान होता है, किसी को भी फायदा नहीं पहुंचता। ठीक है, वॉर हैज लेफ्ट मेनी अ नेशन बोथ पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पुअर। जो हमारे वॉर होते हैं वो कई बार जो हमारे देश होते हैं उनको क्या करती है पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक तौर पर, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली यानी कि इकोनॉमिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर कर देती है। दे हैव लैग्ड बिहाइंड इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं तो जो डेवलपमेंट के टर्म में अगर मैं बात करूं तो जहां पर भी युद्ध होते हैं वहां की जो एक तरीके से डेवलपमेंट होती है वो काफी ज्यादा पीछे रह जाती है, काफी ज्यादा लैग कर जाती है, और वो एक डेवलपिंग कंट्री के रेस से बाहर हो जाती है। और कई कंट्री ऐसी हैं जो डेवलप्ड भी होती हैं, फिर भी जब उनमें वॉर होता है तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोगों को जो है वो पुअर हेल्थ यानी कि खराब स्वास्थ्य का भी सामना करना पड़ जाता है। लैक ऑफ फूड, कई बार जो है वो आपको सफिशिएंट खाना भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाहर लड़ाई चल रही होती है, तो आपको खाने की कमी भी, इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आप रसिया और यूक्रेन वॉर को लेकर के देख सकते हैं। तो लैक ऑफ फूड यानी कि आपको खाने की कमी भी हो सकती है, पहनने के लिए आपको कपड़े भी नहीं मिलेंगे, और रहने के लिए आपको कोई शेल्टर यानी कि आपको प्रॉपर घर भी जो है वो भी नहीं बचेगा जिसमें कि आप रह सकते हैं। एंड दे आर बेसिक नीड ऑफ द पीपल, जबकि ये जो है वो क्या है, एक बेसिक नीड है। यानी कि अगर हम बोलते हैं ना कि बेसिक नीड ऑफ पीपल यानी कि लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चीजें हैं, वो क्या है, लोगों को खाने चाहिए, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, लोगों को कपड़े पहनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तो ये बेसिकली लोगों के बेसिक नीड हैं जो कि हमारे वॉर टाइम पर ये भी पीछे रह जाते हैं, इनमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता और कहीं ना कहीं लोग इससे भी वंचित हो जाते हैं। द वॉर कैन बी स्टॉप्ड, जो हमारे युद्ध हैं उन्हें रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध अनस्टॉपेबल है, उसे नहीं रोका जा सकता, बल्कि हमारे जो वॉर हैं उन्हें हम रोक सकते हैं जस्ट बाय अस। लेकिन किसके द्वारा, तो सिर्फ अपने द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं हम किसी दूसरे पर ब्लेम कर देंगे वो चाहे तो युद्ध रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हम खुद चाहते हैं तो युद्ध जो है वो रुक सकता है। वी क्रिएट वॉर एंड वी कैन स्टॉप इट, हम ही जो है वो युद्ध को शुरू करते हैं और हम ही वो इंसान है जो कि इस युद्ध को जो है वो रोक भी सकते हैं। देयर आर द वेज, अब मैं कुछ वेज जो है वो आपको बताने वाला हूं, विच कैन बी स्टॉप द वॉर, जिससे कि जो हमारे युद्ध है वो क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं। बेसिकली इस ऐसे में हमसे यही पूछ गया था कि आप किस तरीके से जो युद्ध हो रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका जो है वो कोर्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने बताया कि जो वॉर है उनसे क्या दिक्कतें होती हैं, लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं, समाज को क्या दिक्कतें होती हैं, युद्ध किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, किन किन मुद्दों पर युद्ध हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि युद्ध को कैसे रोका जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्लोमेटिक टॉक। डिप्लोमेटिक टॉक क्या होता है, जो भारत बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस डिप्लोमेटिक टॉक को। बेसिकली ये क्या है, डिप्लोमेटिक टॉक बेसिकली वो चीजें होती है कि इट इज अ वेरी यूनिक एंड द प्रिमिटिव वे टू स्टॉप द वॉर। यानी कि जो हमारे डिप्लोमेटिक टॉक है जिसे हम बोलते हैं वार्ता करना, यानी कि हम जाकर के वहां पर बात करते हैं, जैसे कि राजदूत भेजा गया, राजदूत जाकर के वहां पर बात करेगा, निगोशिएट करेगा, इससे कि हम युद्ध को रोक सकते हैं। तो इसे हम डिप्लोमेटिक टॉक बोलते हैं। और ये जो है वो काफी ज्यादा पुराना और काफी ज्यादा यूनिक जो मेथड है वो है। इसके जो एग्जांपल हैं वो हम काफी प्रिमिटिव टाइम पर भी देख सकते हैं, जैसे कि रामायण के समय में आप देखोगे तो प्रभु श्री राम ने क्या करा था, अंगद को भेजा था रावण के दरबार में। किस लिए भेजा था, डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए भेजा था कि आप जाइए, बातचीत करिए और युद्ध ना हो और हम जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन रावण ने बात नहीं मानी, युद्ध हुआ। ऐसा ही आप अगर महाभारत का एग्जाम्पल लोगे तो वहां पर भी क्या था कि भगवान श्री कृष्ण को पांडवों की तरफ से भेजा गया था
या फिर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा था कि आप जाइए, आप इस युद्ध को रोकने के लिए आप एक डिप्लोमेटिक टॉक करके आइए, लेकिन वो भी फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो युद्ध रोकने के लिए एक प्रिमिटिव बोल सकते हो वे है, जिसके माध्यम से हम डिप्लोमेटिक टॉक को रोक सकते हैं, और ये काफी यूनिक है, काफी बढ़िया। दूसरा हम बात करेंगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो फादर है वो इंडिया को कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि हम पूरे विश्व के लोगों को अपना भाई बंधु मानते हैं, तो ये बेसिकली भारत इसका फादर है। तो इंडिया इज द फादर ऑफ दिस लेगेसी, यानी कि ये जो हमारी लेगेसी है इसका फादर जो है वो बेसिकली इंडिया को कहा जाता है। वी हैव मेनी ग्रेट मैन हु वर बीइंग सपोर्टेड दिस कंसेप्ट। अगर मैं किसी एक इंसान का नाम लूं भारत में, तो वो बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि भारत में कई लोग ऐसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सपोर्ट किया है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप क्या है, पूरे विश्व के लोग जो हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व के लोग जो है वो आपस के कुटुंब है, यानी कि भाई बंधु हैं। तो अगर हम इस तरीके की सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं वॉर जो होगा उसे हम टाल सकते हैं, और जो युद्ध होगा वो नहीं होगा। यानी कि ये हमारे कुछ वेज हैं जिनके माध्यम से हम जो युद्ध है उन्हें रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई बार जो है वो धर्म के नाम पर भी जो है वो युद्ध करे जाती हैं। तो ऑल रिलीजन आर गुड, यानी कि जितनी भी धर्म है हमें क्या होना चाहिए अपने अंदर, या फिर किसी को भी यही बताना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। एंड देयर प्रैक्टिसेस, और जो भी वो चीजें प्रैक्टिस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, जो भी उनके धर्म में जो कानून लिखा गया है उसके अनुसार पे उसे फॉलो करते हैं, तो वे सारी चीजें भी सही हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द ऑल रिलीजन, हमें पूरे धर्म को, जितने भी भारत में धर्म है या फिर इंडिया के आउटसाइड पे जितने धर्म हैं उन सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हम आने वाले वॉर के संकट को भी दूर कर सकते हैं, उसे हम टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। अब ये डिसिप्लिन जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जो इतने अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं और वे इस चीज को नहीं मानते। तो क्या है इसमें कि एनी नेशन आर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व की कोई भी जो कंट्री है, कोई भी जो राष्ट्र है, या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, ठीक है, कोई भी जो संस्था है, शुड फॉलो द रूल्स, उसे जो है वो रूल फॉलो करना चाहिए। कैसा रूल फॉलो करना चाहिए? विच आर सेट अप बाय द यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या फिर कोई भी जैसे इंटरनेशनल बॉडीज है उसने कोई भी जो रूल है वो सेटअप किया है, जो कोई भी रूल है जो वो बनाया है। तो कोई भी जो नेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो उस रूल को फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं जो वॉर है वो बिल्कुल नहीं होंगे, और वॉर का जो संकट है वो भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम वॉर के संकट को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे और भी वेज हैं जिनके माध्यम से हम वॉर को दूर रख सकते हैं। वो क्या है कि बी प्रिपेयर टू फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मतलब क्या है कि आप हमेशा तैयार रहिए दूसरों को माफ करने के लिए, और खुद भी ऐसा कोई गलती करते हो तो दूसरों से माफी मांगने के लिए भी अगर आप तैयार रहते हो तो कहीं ना कहीं जो युद्ध है या फिर युद्ध जैसी जो संभावनाएं बनती हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दिस इज द वे विच यू लीड द हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। मतलब कि बोल सकते हो कि ये एक काफी बढ़िया और काफी एक जाना माना तरीका भी है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने राष्ट्र के लोगों को हैप्पी रख सकते हो, समृद्ध रख सकते हो, प्रॉपरस रख सकते हो, या फिर अपने राष्ट्र को भी हैप्पी एंड प्रॉपरस रख सकते हो। रिफ्रेन फ्रॉम बेलिग्रेंस। अब रिफ्रेन फ्रॉम बेलिग्रेंस का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, किसी को धमकाते नहीं हो, किसी को डराते नहीं हो, ठीक है, इस चीज से आप दूर रहते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी पर दबाव नहीं दोगे, किसी को डराओगे धमकाओगे नहीं, तो इसका मतलब वार होना ही नहीं है। ठीक है, तो इट विल टेकन एज अ बलिंग। बेसिकली ये जब आप किसी को बली करते हो, धमकाते हो, उसको इस तरीके से लिया जाता है। एंड अराउज रेनोवर्ड एंटागोनिज्म। ठीक है, तो यानी कि आप किसी के विरुद्ध कई बार ऐसा बोलते हो ना कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कई बार ऐसे भड़काऊ भाषण दे देते हैं जिसकी वजह से कई बार जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो कंट्री में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों से अगर हम दूर रहते हैं, किसी के प्रति हम घृणा नहीं करते, सभी को हम एक समान दृष्टि से देखते हैं, किसी को हम धमकाते नहीं, तो फिर हम युद्ध से दूर रह सकते हैं। ये भी जो एक तरीका है वो युद्ध को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रीट द अदर साइड विद द रिस्पेक्ट, यानी कि कोई भी दूसरा पक्ष, ठीक है, कोई भी दूसरा पक्ष चाहे जैसा भी हो, अगर हम उसके साथ एक रिस्पेक्ट बिहेवियर अपनाते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो कैसा भी है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन को दूर कर सकते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन को हम खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज यू लूज देम बिफोर यू स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें थी इनके माध्यम से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, वॉर को जो है वो रोक सकते हैं। जो कि हमारे ऐसे में पूछा गया था कि व्हाट कैन बी डू टू स्टॉप द वॉर, यानी कि हम वॉर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये स्टेप जो है वो हम उठा सकते हैं जिससे कि हमारा वॉर जो है वो रुक जाए, ना हो।
ठीक है, अब हम कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, तो दिस आइडियाज वर्क इन एनी नेगोशिएशन वेदर बिटवीन नेशन आर इन अ फैमिली, यानी कि ये जो हमारे आइडियाज है जो अभी हमने इस्तेमाल करे हैं या फिर जो हमने लिखे हैं, वो जो आइडियाज हैं वो चाहे तो देशों के बीच में अगर लड़ाई हो रही हो, चाहे वो फैमिली के बीच में भी अगर लड़ाई हो रही हो, तो उनको निगोशिएट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से समझौता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इन आइडियाज के ऊपर वर्क किया जा सकता है। व्हेन वी लैक दिस आइडियाज, जब हम इस आइडियाज को पीछे छोड़ देते हैं, जब हम इस आइडियाज को फॉलो नहीं करते, तो वी कैन नॉट टर्न देम टू इन कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कि तब हमारे पास कोई भी जो कोपिंग, यानी कोप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से टॉलरेंट करना, सहन करना जैसा कुछ होता है, डील करना होता है, तो हम उसे डील नहीं कर सकते किसी भी मैकेनिज्म से। जो हमारा वॉर है वो होके ही रह जाएगा अगर हम इन आइडियाज को फॉलो नहीं करते या फिर हम इन्हें पीछे छोड़ देते हैं। तो वी शुड अब्सटेंसिंग फ्रॉम वॉर, हमें जो है वो वॉर से दूर रहना चाहिए, और जहां तक हो वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम निगोशिएट कर करके, और पॉसिबल हो सके जितना ज्यादा हम निगोशिएट करें और उस मुद्दे को जो है वो बातचीत के माध्यम से, डिप्लोमेटिक टॉक के माध्यम से हल कर लें, ताकि जो हमारे युद्ध हो वो ना हो। ठीक है, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, आपने सेशन को यहां तक अटेंड करा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इससे अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका जो लिंक है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।